Hello everyone. Okay, so CSAT 2024 काफी मतलब मिक्स से रिस्पॉन्स मिले। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इजी था, राइट, वो 2023 से कंपेयर करके कहते हैं। कई लोगों का रिस्पॉन्स था कि कुछ मुश्किल भी पार्ट था। तो यस, 23 के मुकाबले तो इजी था, लेंथी नहीं था। 23 काफी लेंथी था, बट क्वेश्चंस में अभी भी ट्रिकी थे क्वेश्चंस। ओके, इतना भी इजी नहीं था, डायरेक्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे सिटर थे, राइट, जो अगर आप ऑप्शन स्मार्टली यूज करते तो बहुत जल्दी आंसर कर सकते थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो सेम ही लाइंस पे था। क्वांट के आपके क्वेश्चंस थे हमारे, अगर मैं थोड़ा सा बाइफिकेशन करूं, क्वांट या मैथ्स वाले क्वेश्चंस जो थे वो 38 क्वेश्चंस थे और 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के, राइट। उसके अलावा आपके आरसी वाला पार्ट जो था उसके 27 क्वेश्चंस थे, राइट। ये काफी हद तक मुझे लग रहा है कि क्वांट, अगर आपने हमारे सेशंस वगैरह अटेंड किए हुए तो काफी क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको डायरेक्ट बता रखे थे। और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किए तो आप अगर इसमें देखेंगे तो ऑल 53, आप रेस्ट अश्योर्ड, जो मैं ये डिस्कशन है इसमें 53 के 53 करेक्ट आंसर्स है। ओके, तो आप इससे कंपेयर करके अपनी की तो अपने काउंट कर सकते हो कि क्वांट और रीजनिंग में क्या स्कोर आया आपका। तो ये जो भी आंसर आप इस वीडियो में अभी देखेंगे तो सारे ऑल करेक्ट है, रेस्ट अश्योर्ड। मैं इसको डबल ट्रिपल चेक कर चुका हूं। ओके, तो पक्का ही आप देखिए फिर इस वीडियो को। ओके, चलो। तो क्यूब कटिंग में ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन था, बट नंबर ऑफ कट्स की बात की थी, राइट। इंस्टेड ऑफ वो क्यूब जो कलर वलर करते थे, कलर्ड फेसेस, वो नहीं उसने पूछा, उसने पूछे थे कट्स। तो अगर हम कहें कि 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाने हैं मुझे, तो वो ऑब्वियसली 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आप ऐसा बनाएंगे जिसमें मिनिमम कट्स लगे। तो ये 4 पीसेस करने के, एक साइड से अगर 4 क्यूब करने हैं तो आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे, राइट। एक कट लगाते हैं तो 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 कट लगाते हैं 3 हिस्से, तो 3 कट लगाएंगे 4 हिस्से हो जाएंगे। सो एक साइड से 4 क्यूब करने के लिए, 4 पीस करने के लिए आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे। दूसरी साइड से भी 3 कट लगाने पड़ेंगे, तीसरी साइड से भी 3 कट। तो टोटल 9 कट्स में मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो होंगे वो 9 कट्स में आपके 64 क्यूब्स हो जाएंगे। ओके, बेसिक क्वेश्चन था ये। यहां पे देखेंगे एक्सप्रेशन में उसने कहा था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। उसने ऊपर है ना सिंबल दिए हुए थे, सिंबल में आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई लगाना था। उसको उसमें भी उसने कहा था ये जो सिंबल आप यूज करेंगे एटमोस्ट 2 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी सिंबल ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आना चाहिए वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे देखता हूं 5 4 3 2, राइट। देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7, मेरे पास प्लस माइनस है, तो 7 माइनस 7 अगर कर दूं तो 0 हो जाएगा। फिर ये 1 बचेगा, 1 को तो हम खत्म कर सकते हैं यहां इंटू लगा के, राइट। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं 5 और 2 को प्लस कर दूं और 4 और 3 को माइनस कर दूं, तो 5 प्लस 2 7 माइनस 7 0। 2 इंटू 1, क्योंकि प्रोडक्ट पहले हो जाता है तो 2 इंटू 1 पहले हो जाएगा, तो 7 माइनस 7 आपका 0 आ जाएगा, राइट। और 0 आपकी जब नॉन नेगेटिव की सबसे ही मिनिमम वैल्यू 0 है तो 100% श्योर था कि 0 आपका आंसर आ जाता, राइट। वो तो 100% ही हो जाता है कि 0 आपका आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइमड वर्क पे था एक तरह से, बट बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। वेरिएबल की फॉर्मेट में उसने क्वेश्चन को लिखा था। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6k डेज where k is a natural number, by what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days। अब क्या होता है, अगर मुझे टाइम जल्दी करना है, मतलब जल्दी खत्म करना है, तो वर्कर जो है बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा वर्कर यूज करूंगा तो जल्दी हो जाएगा।
तो अगर मैं टाइम कर रहा हूं 6K से 5K, यानी कि 5/6 ऑफ द टाइम में मैं काम करवाना चाहता हूं, तो अगर टाइम को 5/6 कर रहा हूं तो वर्कर्स को मुझे 6/5 करना पड़ेगा, राइट, ताकि वही काम मेरा 5/6 टाइम में खत्म हो जाए। तो 6/5 वर्कर, तो वर्कर कैसे बढ़ेंगे, 1 बढ़ेगा 5 पे, यानी कि 1/5 20%, सो 20%। इजी आंसर था। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते थे कि टाइम इनटू वो जो मेन डेज इक्वल करके, राइट, ऐसा भी लिख के कर सकते थे कि 6K इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मेंस, जितने भी पहले मैन थे, अब वो बाद में 5K, राइट, इनटू कितना हो जाएगा, लेट्स से न्यू मैन n है, तो 6/5 ये K कैंसिल हो जाता, तो आपका जो पुराने से नए वाले मैन होते n/m, वो हो जाते 6/5, यानी कि 20% ज्यादा, राइट, वैसे भी कर सकते थे, बट 20% ये इजी क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसानी से आंसर होने वाला था। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था आपका। XYZ can complete a piece of work in 6 hours, 8 hours, 8 hours. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. तो जब ऐसा नहीं है, कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा और उस सारे काम को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में फिनिश करना था, तो मैं ऐसा करूंगा ना, ऑल्टरनेट वो काम करते रहे जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो जल्दी काम कर देते हैं। तो एक मैं 6 आवर्स में जो खत्म करता है उसको ले लूंगा, एक 8 आवर्स कंपलसरी, क्योंकि तीसरा भी 8 आवर्स वाला ही है, तो अल्टरनेटिवली इनसे काम करवाऊंगा, 6 आवर वाले से, 8 आवर्स वाले से, राइट। तो जो 6 आवर्स में काम फिनिश कर देता है, लेट से एक्स है, ए है, जो भी है, राइट, एक्स है, और वाई 8 आवर्स में काम कर देता है, मैं इन दोनों से ही काम करवा लेता हूं, बस टोटल वर्क ले लेता हूं 24 यूनिट, तो ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। तो अल्टरनेटिवली में पहले 1 घंटे में 4 यूनिट काम होगा, दूसरे 1 घंटे में 3 यूनिट काम होगा, तो 2 घंटे में 7 यूनिट, तो ऐसे ऐसे 7 7 7 6 घंटे में 2 घंटे के 3 पेयर, 6 घंटे में 21 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचेगा जो 3 यूनिट, उसमें अब एक्स आएगा, सो वो 3/4 ऑफ द आवर में काम कर देगा, क्योंकि वो 4 यूनिट कर सकता है 1 घंटे में, और 3 यूनिट उसे करना है, बचा हुआ काम 21 यूनिट हो चुका है। सो 3/4 हो गया, 6 घंटे पहले हो चुके हैं, 6 3/4 मीन 6 आवर 45 मिनट आपका आंसर हो जाता, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिटेल में हम बाकी पूरे सॉल्यूशंस, अच्छे से सॉल्यूशन हम डिस्कस बाद में डिटेल में कर लेंगे, अभी मैं फटाफट से आंसर की आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां कंसेक्यूटिव जीरोस की बात है, मैंने काफी बार ये लेक्चर लिए नंबर ऑफ जीरोस वगैरह पे, तो उसमें हम देखते हैं 5 की पावर 2 की पावर्स, राइट, 2 की पावर्स और 5 की पावर्स। यहां पे देखो हर अल्टरनेट नंबर जो है वो इवन होगा, राइट, 2 की पावर, 4 की पावर, 6 की पावर, ऐसे लिखी हुई है इसमें, राइट, ये जो है हर अल्टरनेट पे। बट जो अगर मैं कहूं कि 5 की पावर ही कम होगी, तो मैं 5 की पावर गिन लेता हूं, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ 4 है, 8 है, आगे 12 आ जाएगी, 6 की पावर 12, उसमें भी 2 होगा, 2 बहुत सारे होंगे, तो जितने 5 होंगे, 5 की पावर जितनी होंगी उतनी जीरोज आएंगी। तो 5 की पावर कहां होंगी, एक 5 की पावर देखो, पावर डबल है, 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, तो 5 की पावर 10 आएगी। फिर एक आएगा 10 की पावर 20 आएगी, एक आएगा आपका 15 की पावर 30 आएगी, एक आएगा आपका 20 की पावर 40 आएगी, और एक आएगा आपका ये 25 जिसकी पावर 50 आएगी। इन सब में 5 है, राइट, इसमें एक 5 है, तो 5 की पावर 10 पावर ऐड होगी, राइट, इसमें भी एक 5 है, इसमें 25 हो जाएंगे, इसमें भी एक 5 है, इसमें 35 हो जाएंगे, इसमें 45 हो जाएंगे, और ये 25 एक्चुअली 5 इंटू 5 है, तो 2 बार 50 आ जाएगा, मतलब यहां पे 105 हो जाएंगे। तो आपके 10 20 30 60 एंड 40 100 एंड 100 205 हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, ओके, इसको हम ओके थोड़ा सा जूम कर दो, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हमने कर लिया। ओके, so on January 1st 2023 a person saved ₹1, then January 2nd he saved ₹2 more than
तो फर्स्ट जैन को 1 रुपया सेव किया, सेकंड जैन को 3 रुपए सेव किए, अगले थर्ड जैन को 2 रुपए और ज्यादा सेव किए, 5 सेव किए, ऐसे ऐसे करके वो कह रहा था 2-2 रुपए ज्यादा सेव करता गया, कहां तक का टोटल परफेक्ट स्क्वायर भी बने, परफेक्ट क्यूब भी बने, राइट। तो मैं कहता हूं आंसर इतने आसानी थे, नॉट पॉसिबल वाले को छोड़ दो, राइट। पहले सेवंथ को देख लो, 7 तक क्या होंगी, 1 2 3 7 टर्म्स हो जाएंगी। ये क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का सम होता है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हो उतने का स्क्वायर, n स्क्वायर, राइट। तो अगर 7 ऑड टर्म लिखोगे तो 7 का स्क्वायर टोटल आएगा, यानी 49 आएगा। 49 स्क्वायर तो होता है, क्यूब नहीं होता। 8 तक 8 टर्म्स लिखेंगे, 8 का स्क्वायर आएगा 64। अब 64 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है, स्क्वायर और क्यूब दोनों, तो यही आपका आंसर था, राइट। तो n टर्म्स में जब ऑड टर्म लिख रहे हो 1 3 5 7 9, तो जितनी टर्म लिखते हो उसका स्क्वायर n स्क्वायर होता है सम, राइट। जैसे 2 टर्म्स का सम 2 स्क्वायर 4, 3 टर्म्स का स्क्वायर 5 3 8 1 9 3 का स्क्वायर, तो ऐसे ही n टर्म्स का सम जो हो जाता है वो n स्क्वायर हो जाता है। ये बहुत इजी था। ये एक आपके पास सिटर आ गया था, देखो उसने कहा दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये पहले वाला नंबर है, इवन की कोई भी पावर इवन होती है। दूसरा नंबर है ऑड की कोई भी पावर ऑड होती है, और इवन प्लस ऑड करो तो हमेशा ऑड आता है, और ऑड आपका 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर थी, राइट। सिर्फ आपको 2 की डिविजिबिलिटी देख के ही बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट था व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। ये मैंने मिल्क वाटर में आपको कई बार क्वेश्चन करवा रखा है कि जितना वाटर मिलाते हैं, जितना वाटर परसेंट में मिलाते हैं, अगर कॉस्ट पे बेच रहे हो मिल्क की, तो जितना वाटर मिलाओगे उतना ही प्रॉफिट, राइट। तो ऊपर आप लिखते हो फ्री वाला, यानी कि ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाटर, तो ऊपर वाटर लिखोगे और नीचे लिखोगे हनी। तो ये जो है अगर 20% प्रॉफिट है तो वाटर 1, ये 5, 20/100 आप कह सकते हो। तो इसका मतलब वाटर जो है आपने हनी के मुकाबले 20% ही मिक्स किया था, इसका मतलब 20% ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आप हनी के मुकाबले आपने इसमें लिखा था कि वाटर आपने कितना मिक्स करोगे हनी के अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस, ये भी मैंने कई बार करवा रखा है। यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन आपको कई बार करवा रखा है। यहां पे वो जो नॉन जीरो डिजिट कह रहा है, आप जीरो को हटा दो, क्योंकि ये लास्ट में 30 जो है, जीरो तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस दे रही है एंड में, तो बाकी जो नॉन जीरो डिजिट देगा वो 3 की पावर 30 देगा, और पावर 30 हो आप 4 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में ले लेते हो, तो 3 की पावर 2 9 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे जो हमने कई बार कर रखे हैं। ओके, नेक्स्ट वाला ये HCF LCM की हमारी क्लास में जरूर किया हुआ है, बट इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डिफरेंस होता है 421 एंड 427, दोनों में अगर एक नंबर से डिवाइड करो सेम रिमाइंडर आए 1 आए, तो वो जो सेम रिमाइंडर आता है वो इसके डिफरेंस से डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर आ जाता है, डिफरेंस का फैक्टर से। ओके, तो यहां डिफरेंस 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे दोनों को सेम रिमाइंडर आएगा, या 6 के फैक्टर से। तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, बट अगर 1 रिमाइंडर देना है तो आप 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो बाकी तीनों से कर सकते हो। 2 3 या 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा दोनों केसेस में। तो आपके 3 नंबर ऐसे हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइजर, तो आप 2 3 या 6 को डिवाइजर यूज कर सकते हो, डिवाइजर ले सकते हो, उससे आपका जो रिमाइंडर 1 ही आएगा तीनों केसेस में। फिर था A can contain 399 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड कैन Y contain 532 लीटर ऑफ डीजल, दे आर टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज। ये आपका HCF वाला क्वेश्चन हो गया, राइट। अगर दोनों का फैक्टर होना चाहिए, राइट, इसका भी फैक्टर इसका भी फैक्टर, तो दोनों का फैक्टर होगा, उसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। तो डिफरेंस हम लेते हैं तो 133। अब 133 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है, 1 7 19 133, तो ये 4 फैक्टर हो सकते हैं। ये चारों के इस साइज से अगर आप इन बॉटल्स को बनाओगे, यानी कि 1 के साइज में 7 के साइज में, आप देख सकते हो 19 से पूरा डिवाइड हो रहा है,
राइट 7 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 133 से भी पूरा डिवाइड होगा। तो आप 133 साइज की बॉटल ले सकते हो, 19 की, 7 की, 1 की, यानी कि 4 साइज की बॉटल आप ले सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब था एक्स वाई जेड आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, तो एक्स वाई जेड आपके प्राइम नंबर हैं 3 और एस जो सम है, राइट, वो क्या, एस हमारा सम है 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। हमें पता है 10 से नीचे प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7। तो ये कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। यस, इन तीनों को ऐड करो, 2 3 5 एंड 5 10, 0 हो सकता है, हो सकता है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, तीनों का सम 3 डिस्टिंक्ट लो इनमें से 9 बन सकता है। 7 to 9 नो, तीसरा कैसे ऐड करूंगा, 5 3 8, उसमें कोई ऐड करके 9 बन सकता है, 9 नहीं आ रहा, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, तो 5 3 8 एंड 7 15, 5 बन सकता है, ये बन सकता है, राइट, हैं यही 4 हैं जो आप 10 से नीचे जो प्राइम नंबर हैं, और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम लेने हैं उनमें से, राइट। तो 1 and 3 करेक्ट था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये अल्फाबेट वाली ऐसी सीरीज थी, इसमें एक अच्छी बात उसने की थी, जो सेकंड अल्फाबेट देखें तो सारी ऑप्शन में सेम था, यानी कि ये तो यहां ए ही आएगा ना, अगर यहां ए आएगा तो ये तो हो गया। देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, तो यहां पे हो सकता है डबल ए बी सी डी, स्टैंडर्ड पैटर्न, डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, और ए बी सी डबल डी। एक बार ए बी सी डी में डबल ए, एक बार डबल बी, एक बार डबल सी, एक बार डबल डी, यानी कि ए सी डी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो 2 पर्सन पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। मैं ये आपको आराम से हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं इसका आंसर यहां पे आपको बता देता हूं, राइट। पार्टनरशिप, इसमें आपको एंड में वो जो प्रॉफिट का रेशो दे रखा था ना कि 400 पी गेट 400 मोर देन क्यू, तो 2000 में से पी को आपको मिल जाएंगे 1200 और क्यू को मिल जाएंगे 800, तो 400 का गैप हो जाएगा और 2000 टोटल हो जाएगा। तो उनका रेशियो आ जाएगा कि मनी इनटू इन्वेस्टमेंट का जो मनी इनटू टाइम का जो रेशियो था वो आपका 3:2 होना चाहिए पी और क्यू का, तो उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 25। मैं एक बार आपको इसका आंसर यहां पे लिख देता हूं। ओके, हाँ 25 का ऑप्शन ए है आपका 30, राइट, 30,000 आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सिंपल। यहां पे सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, पी की सैलरी 20% लोअर देन क्यू है, तो पी जो है वो 4/5 ऑफ क्यू है, और Q जो है 20% लोअर देन R है, तो Q की जगह उसको भी हम 4/5 ऑफ R लिख सकते हैं। तो P इज 16/25 ऑफ R, P और R का रिलेशन आपको मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन 56.25, राइट। ये आप कर लेंगे। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन पूरे हम करेंगे इसके, राइट। तो अभी हम फटाफट से आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। 27th में नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो ओरिजिनली करना क्या था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, कर क्या दिया, a/4 कर दिया। सो a से कैंसिल, ये 1/16 हो गया, तो 16 की जगह 1 आ गया, तो आपको 15/16 का एरर हो गया, और 15/16 होता है 93.75, तो इतने का एरर आ गया। ओके, नेक्स्ट में इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। वेन डायग्राम का वेन डायग्राम आप बनाएंगे, पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन हिंदी, जो भी है इंग्लिश हिंदी, और फेल्ड इन बोथ है, उनको बाहर लिख लो। 15 बाहर है, 80 यहां है टोटल, और यहां टोटल 70 है। अगर 15 बाहर है, टोटल 85 होना चाहिए, तो 80 सर्कल में, तो 5 यहां, 65 यहां, और 15 यहां। तो उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन। जो पास्ड इन ओनली वन है वो फेल्ड इन ओनली वन है,
तो 15 + 5 20% आ जाएंगे। ओके, इसको आराम से हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। ये सिर्फ अभी आंसर की आप अपनी मैच कर लें। फादर सेड टू हिज एन ईयर्स बैक, वो रेशियो वाला कि एन ईयर्स बैक ये था। वैसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते थे। अगर फादर एंड सन की टोटल एज 130 दी थी और यहां डिफरेंस ऑफ एजेस आंसर में दिया था, तो आप चेक करना स्टार्ट कर लेते। जैसे फादर प्लस सन अगर 130 है और अगर डिफरेंस 30 हो, तो डिफरेंस और सम दोनों पता हो तो उनका एवरेज जो होता है वो बड़े नंबर आ जाता है। तो फादर की एज होगी 130 + 30/2 80। इस केस में फादर की एज 80 तो सन की एज हो जाएगी 50। उसने कहा n years back I was as old as you were, right? You are now। तो इसका मतलब वो कितने साल पहले उसकी एज का होगा? 30 years back। तो n की वैल्यू 30 आ जाएगी इसमें। अगर n 30 होगा तो माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज n years back। तो इसको 30 ईयर पीछे ले जाओ, 20 हो गया। तो इससे ये 4 times है तो यही करेक्ट आंसर है। ओके, आराम से चेक हो सकता था, इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट ये चॉइसेस के साथ बड़े प्यार से चेक हो जाता। ओके, अगला क्वेश्चन तो एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था आपको। अगर आपको पता हो कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, बिल्कुल होता है। 1 मीट्रिक टन 1 टन 1000 kg होता है, बिल्कुल होता है। राइट, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 100 × 100 मीटर होता है, बिल्कुल होता है। राइट, तीनों करेक्ट थे, तो डी ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मैथ्स का, क्वांट का। So let x be a 2-digit number, y be another 2-digit number formed by interchanging the digit। वो जो हम करते थे 10a + b ले लिया, उसको रिवर्स करोगे 10b + a, right? Then if x + y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values of x? Okay, कितनी possible values of x हैं? तो एक्चुअली में अगर देखो तो ये नंबर x को मैं ले लेता हूं, x है नंबर हमारा ab फॉर्म का, यानी 10a + b। a उसका 10th डिजिट है, b उसका यूनिट डिजिट है, और y जो है उसको इंटरचेंज किया था डिजिट्स को, तो हमारा y बन गया था, वो बन गया था 10b + a। राइट, x हमारा 10a + b और y बन गया 10b। जब उसको ऐड किया तो हमारा टोटल आ गया 11a + 11b, और यू कैन से 11 × a + b। और ये जो टोटल है ये ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर है, दैट मीन्स 99 है। तो ये हमारा a + b यानी डिजिट्स का सम 9 था। तो डिजिट का सम 9 बनाना हो, x की वो डिफरेंट वैल्यूज पूछ रहा है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि उसका रिवर्स भी 2-digit नंबर होना चाहिए, तो आप 0 नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा ab बनाना है तो 18, जिसका सम a और b का 9 हो, 1 8 2 7 3 6 4 5, राइट, इन सब का 9 सम बन रहा है, ये सारे वैलिड है। 5 4 6 3 7 2 8 1। तो 4 + 4 8 वैल्यूज ऐसी थी जो आप x को दे सकते थे, कोई भी वैल्यू उसका इन्वर्स करते, मतलब इंटरचेंज करके उसको रिवर्स करते डिजिट्स को, तो आपका दोनों का सम 99 बनता हर केस में। ओके, 8 वैल्यूज। अगले वाला क्वेश्चन देखने में वैसे रेशियो का क्वेश्चन उसने ऐसे दिखाया, बट वो क्वेश्चन जो किया उसने सिर्फ विमेन और बॉयज पे किया, तो आपको बॉयज और विमेन का ही रेशियो चाहिए था। दैट मीन्स 6 बॉयज इज इक्वल टू 4 विमेन। और उसने कहा था एवरेज वेट ऑफ विमेन इज 63, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज? तो विमेन की जगह यहां 63 डाल दो, तो बॉयज का कितना आ जाएगा? 4 × 63/6। तो 6 के लिए 3 यहां कैंसिल कर दिया, 2 यहां, तो 21 × 2 42 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट, डूएबल थे ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे आ जाते हैं अब क्लॉक्स और कैलेंडर पे क्वेश्चन पूछे गए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें क्लॉक का आपको बताया था कि किस तरह से आप एंगल बताते हैं, किस तरह से आप ओवरलैपिंग बताते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इसी पेज पे जो पूछे गए हैं क्लॉक पे, वो आप सॉल्व कर सकते थे। ये बहुत सिंपल था। 10 to 2 के बीच में कितनी बार मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे? 10 to 2 के बीच में, राइट। आप अगर ना भी कुछ जानते और टाइम बना लेते, राइट, ये कुछ ऐसे में 12 3 6 9, तो 12 o'clock तो ओवरलैप करते ही है ना, यहां तो ओवरलैप करते ही है।
और उसके बाद कब ओवरलैप करते हैं? अराउंड 65 मिनट के बाद। वैसे तो एग्जैक्ट होता है 65 5/11 विच इज 720/11 मिनट्स, बट 65 मिनट्स के आसपास भी अगर मैं सोचूं तो 12 के बाद वो 1 बजे और 2 बजे के 1:05 के आसपास ओवरलैप करेंगे, राइट? तो इसके मतलब उसके बाद तो 2 बजे के बाद करेंगे, तो मुझे तो 2 बजे से पहले करना है। तो एक तो 12 बजे ओवरलैप कर रहे हैं, एक ये 1:05 के आसपास ओवरलैप कर रहे हैं, राइट? एक इधर देखें तो अगर इधर 65 मिनट पे जा रहा है तो इधर भी 65 मिनट मतलब पीछे होगा, यानी वो 10 और 11 के बीच में। यहां पे एक बार ओवरलैप करेंगे, तो एक बार यहां ओवरलैप करेंगे, एक बार 12 बजे करेंगे, एक बार यहां करेंगे, तो 3 बार ही ओवरलैप करेंगे। उसके बाद वो 10 से पहले चले जाएंगे। अराउंड 65 मिनट का गैप देखो ना, 12 बजे से 65 मिनट आगे जाओ, 65 मिनट पीछे जाओ। अब 65 130 मिनट आगे जाओगे तो 2 बजे से आगे निकल जाओगे, उधर 10 बजे से पीछे निकल जाओगे। तो इसका मतलब सिर्फ एक बार आगे, एक बार पीछे और एक बार 12 बजे, तो 3 बार ऐसे मिल सकते थे जो प्रैक्टिकली देखा जा सकता था यहां पे। ओके, ये जो क्वेश्चन था कैलेंडर का है, तो मैंने इतनी बार करवा रखा है कि जब भी नॉन लीप ईयर आता तो आपने चेक ही 6 ईयर और 11 ईयर के गैप पे करना है। तो यहां पे 6 ईयर का गैप तो था चॉइस में, 11 ईयर का गैप तो चॉइस में ही नहीं था। आप इसको मार्क कर सकते थे बिना सॉल्व किए, बट 6 ईयर का गैप भी देखते तो इससे 2031 तक 6 डेज तो वैसे ही एक्स्ट्रा आते, एक बीच में लीप ईयर आता 2028, तो एक उसका आता, तो 7 डेज के गैप पे आपका कैलेंडर सेम हो जाता है, राइट? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आता। ये इवन ऑड का था, जिसको सिंपल इवन ऑड की अंडरस्टैंडिंग है वो कर सकता था। मैंने कई बार आपको इवन ऑड करवाते वक्त ये सिंपल चीजें लिखवाई कि इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन इंटू एनीथिंग इवन होता है, ऑड इंटू ऑड इवन, राइट? ये सब चीजें जो मैंने लिखवाई थी वो यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो रही थी इवन ऑड पे। और अगर पी क्यू दोनों ऑड है और आर एस दोनों इवन है, तो पी और आर एक ऑड है एक इवन है, तो ये तो ऑड होगा, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होगा, राइट? और क्यू एस में से अगर एक इवन है तो इवन इंटू एनीथिंग इवन, तो ये करेक्ट है, राइट? क्योंकि एस इवन है, अब इवन को किसी भी से मल्टीप्लाई कर दो इवन ही आएगा, राइट? अब यहां पे क्यू ऑड है तो ये भी ऑड, और क्यू और एस एक इवन एक ऑड है तो ये भी ऑड, तो ये ऑड इंटू ऑड था, ये इवन नहीं हो सकता, राइट? क्यू और एस का डिफरेंस जो है ऑड होगा, और क्यू ऑड है तो ऑड का स्क्वायर भी ऑड होगा, राइट? अब यहां क्यू प्लस आर है, क्यू और आर ये ऑड होगा, पी और एस ये भी ऑड होगा, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होगा, तो ये ऑड आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट था आपका, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट देखें, एंगल बिटवीन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो जो आपको क्लास ली थी कुछ दिन पहले ही, राइट? उसमें मैंने लिखवाया था कि एंगल जो होता है -h इंटू 30 प्लस m इंटू 11/2, तो आप सीधा इसको इसमें पुट करते कि -4 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 11/2, तो आप इसको पुट करके सीधा आंसर निकालते, सी ऑप्शन 17.5 डिग्री, राइट? ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आंसर देना था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5s यूज्ड इन नंबरिंग 260 पेजेस। ये कितनी बार हम कर चुके हैं जनरल क्वेश्चंस, राइट? के कितनी 1 से लेके इतनी काउंटिंग लिखेंगे तो कितनी बार 5 लिखेंगे, तो यहां था 1 से 260 तक लिखेंगे तो कितनी बार 5 लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहां पे आपको आंसर देता हूं, आप अपने आप ये कर लेंगे, राइट? जैसे 1 से 100 तक लिखते हैं तो हर डिजिट को हम 20 टाइम्स लिखते हैं, 10 टाइम्स यूनिट प्लेस पे, 10 टाइम्स टेंस प्लेस पे, ओके? एक्सेप्ट फॉर 0 को आप कंसीडर नहीं करोगे वहां पे, बट यहाँ 5 की बात हो रही थी, कितनी बार 5 लिखोगे, तो 1 से 100 तक 20 टाइम्स, 100 से 200 तक 20 टाइम्स, 40 हो गए। अब 200 से 256 तक 50 वाली लाइन तो 260 तक 50 वाली लाइन तो पूरी आ जाएगी, तो टेंस प्लेस पे तो 10 टाइम्स आ जाएगा, बट यूनिट प्लेस पे आपके पास पहले वाली टेंस में टेंस जो है 60 तक 6 आएंगे, तो 6 टाइम्स आएगा यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 6, तो वहां पे 56 हो जाएगा, टोटल 16 आ जाएंगे ना, 200 से 256, 200 से 260 में 16 आ जाएंगे, वैसे 20 और 20 40, तो टोटल 56 आ जाएंगे। आप काउंट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था। What is the sum of the first 28 terms in the following sequence? ये तो अगर मैं वहां पे मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं वहां पे ये लिख के भी कर देता, ये छोड़ता नहीं क्वेश्चन, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि ये टर्म्स लिखी जा रही है और पैटर्न पता लग रहा है, तो मैं 28 टर्म्स अगर लिख भी देता ना तो उसका सम भी आराम से आ जाता। देखो, पहले 1 लिखा है, फिर 1, फिर
2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, ऐसे 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपका जो लास्ट जो जाएगा वो 7, आप इसको काउंट करोगे, सपोज 1 टर्म ये है, 1 टर्म ये है, ये 2 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, ऐसे आप ऐड करोगे तो 7 टर्म्स तक जब आता है तो 7 × 8/2 28 + 1 29 टर्म्स टोटल हो जाती हैं। तो एक 1 को हम यहां से छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में भी 1 आएगा 7 से 1 तक जब लिखेंगे, तो एक 1 को छोड़ दो, यानी कि 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 ऐसे 1 + 7 वाले तक ऐड करना है। तो 1 वाला का 1 सम, इसका 3, राइट, 1 + 2 3, इसमें 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। तो इनका सम करना था, राइट। इनका सम में अगर मैं लास्ट डिजिट देखूं क्या आएगा, 8199544460 एंड 1 4 आएगा लास्ट में, तो 84 आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लेस देख के भी आप आंसर कर सकते थे, ओके। अदरवाइज ये हम डिटेल में करेंगे, आप इसकी चिंता ना करें। मैं वापस थोड़े क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूं। ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था, राइट, परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन था। इसका मैं आंसर बता देता हूं, डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डूएबल अगेन। If the sum of 2-digit number A, B and C, D is a 3-digit number 1C, इसको आप रीजनिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हो, अल्फा न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो यहां पे मैं बता देता हूं कैसा क्वेश्चन था ये, कि A, B एक 2 डिजिट का नंबर है, C, D एक 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो यहां पे आ रहा है 1CE। उसने पूछा था E की वैल्यू, राइट, जबकि A, B, C, D, E ए डिस्टिंक्ट डिजिट हैं सारे। तो अगर मैं C यहां पे सेम आ रहा है तो A + C करके C कभी नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि आप कोई भी डिजिट ले लो उसमें C ऐड करोगे तो डिजिट को वो चेंज कर देगा, राइट। अगर वो सेम रह रहा है इसका मतलब A की वैल्यू 9 और पीछे से 1 कैरी आना जरूरी हो गया। तो 9 1 10, 10 में C ऐड करोगे, C यहां जाएगा, 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो A की वैल्यू कंपल्सरीली 9 होगी। अब कई लोगों को लगेगा कि 1 कैरी क्यों आया, 2 कैरी क्यों नहीं आ गया। तो कभी भी 2 डिजिट आप ऐड करते हो तो 2 डिजिट ऐड करके कभी कैरी 2 नहीं मिल सकता, मैक्सिमम कैरी 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों डिजिट ज्यादा से ज्यादा भी 9 9 भी ले लोगे तो 9 9 18 का 8 1 ही कैरी आएगा, 2 कैरी कभी आ नहीं सकता था। इसलिए A की वैल्यू कंपल्शन थी कि 9 ही बनेगी, राइट, वरना ये C सेम रह नहीं सकता था यहां पे, ओके ओके। नेक्स्ट था, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बता रखे हैं 1 से 7 तक ही यूज करने हैं, बट ये बता रखा है कि x greater than 2y greater than 3z। तो अगर वो कह रहा है एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट ले सकते हो, सपोज मैं स्टार्ट करता हूं मिनिमम से, z को 1 लेता हूं, राइट। मेरे पास आने चाहिए x 2y और 3z, इनका ऑर्डर होना चाहिए ये वाला ग्रेटर देन। अगर मैं z को 1 लेता हूं तो ये 3 हो गया, अगर 3 हो गया, 3 से बड़ा रखना है इसको, 4 रखने के लिए y को कम से कम 2 ले सकता हूं, तो y को 2 लिया तो अब ये 4 हो गया, x 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो x की वैल्यू, जब ये z को 1 लिया, y को 2 लिया, तो x की वैल्यू आपकी 5 6 या 7 हो सकती है, क्योंकि 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां 3 पॉसिबल ट्रिपलेट आ गए, या तो 7 2 1 या 6 2 1 या 5 2 1, राइट। ये 3 ट्रिपलेट तो यहां बन गए। अब मैं z को अगर चेंज करता हूं, देखो y को आप यहां चेंज नहीं कर सकते, y को अगर यहां चेंज करता, मैं z को 1 रखता, सपोज z को 1 रखता, y को मैं यहां 3 रख देता, तो 3 2 6 हो जाता। अच्छा, x यहां कंपल्सरी 7 हो जाता, तो एक ट्रिपलेट आपका ये बन जाता 1 3 और 7, राइट। बट अगर z को आप 2 कर दो 1 की जगह, तो यहां 6 हो गया, तो यहां कम से कम 8 बनेगा, तो 8 बनेगा, क्योंकि 6 के बाद जो इवन नंबर यहां बनेगा 8, तो यहां 9 हो जाएगा, x 9 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, 7 नेचुरल नंबर तक लेना है। तो इसका मतलब 4 ही ट्रिपलेट बने, 3 इसके केस में और एक ये वाला ट्रिपलेट जो 7 के साथ बनेगा, राइट, 7 3 1। तो 4 ट्रिपलेट आपके बन सकते थे, 5 2 1 6 2 1 7 2 1 एंड 7 3 1, राइट, ओके। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज, ये अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे, राइट। इसकी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो
तो ये भी ट्रू आता है, ये भी ट्रू आता है, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सी ऑप्शन आता है ना, बोथ 1 and 2, राइट। ये तो आपको ऊपर से ही मिल जाता है, इन इक्वेशन को आप दोनों को इक्वेशन बना लो, इक्वल दिया हुआ है, प्राइस डबल, राइट। ये वाला जो प्राइस है, this plus 4 into x plus 6 into y plus 8 into z equal to double of 1x plus 2y plus 5z। यहां से आपका रिलेशन आ जाता है कि ऑरेंज एंड मैंगो, यानी कि x plus y equal to z आ जाता है, राइट। वो आप सॉल्व करते हो तो ये भी ट्रू हो जाता है, और उसी को यहां पुट करते हो तो ये भी ट्रू हो जाता है, राइट। दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, तो आपका बोथ 1 and 2 है। इसको हम डिटेल सारे हम डिस्कस करेंगे, बट ये आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने को इसने पूछा था कि दिस इज डिविजिबल बाय, बट अगर आप देखते कि इसका यूनिट प्लेस 2 की पावर 5 है, तो इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा 2, और इसका यूनिट प्लेस देखेंगे तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। तो 2 + 8 मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। अगर इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो दिस इज डिविजिबल बाय 10, राइट। तो अगर मैं यूनिट प्लेस देख लेता तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाता। ओके, अदरवाइज भी किया जा सकता था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन आपका डुएबल नहीं था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये 2 की पावर 5 थी, तो 2 की पावर 5 की पावर 5 मींस 2 की पावर 25 और 2 की पावर 27। तो यहां 2 की पावर 25 आप कॉमन लेते तो यहां 1 और यहां 2 की पावर 2 यानी 4 आता, तो 5 into 2 की पावर 25 बन जाता, जो 5 से भी डिविजिबल और 2 से भी डिविजिबल, मतलब 10 से डिविजिबल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेट p and q बी पॉजिटिव इंटीजर satisfying that p less than q, p plus q equal to k. What is the smallest value of k that does not determine the p and q uniquely? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि p और q आपको यूनिकली पता ना लगे, और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k बताओ। तो अगर k सपोज p लेस देन q है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हो सकता है 1 और 2। जब p 1 हो q 2 हो, तो k की वैल्यू बन रही है 3। अब k 3 बनेगा तो तुम्हें पक्का ही पता होगा कि p 1 है q 2 है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब k की वैल्यू 4 होगी तब भी आपको पक्का ही पता होगा कि 1 + 3 होंगे। क्यों? 2 और 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि p लेस देन q है और दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 और 3 ही होंगे, ये भी पक्का था। तो 5 होगा तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो 1 + 4 और आप ये भी कह सकते हो 2 + 3, यानी p और q ये भी हो सकते हैं, ये भी। तो 5 में आपको यूनिकली पता नहीं लग रहा, तो 5 आपका यहां पे करेक्ट आंसर था, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आपके डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, राइट। 2 पूछ लिए इस बार डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन। इस बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया। जब हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हर बार आता है, काफी बार पूछ रहा है ये, तो ब्लड रिलेशन हमने काफी किया था, तो वो इस बार डायरेक्शन पे पूछ लिए उसने क्वेश्चन। वैसे हमने डायरेक्शन भी किए थे, तो ये वाले क्वेश्चन 2 पूछ लिए उसने। इसका आंसर आपका सी है और इसका आंसर आपका डी है। आप ये चेक कर लें, बना के करेंगे। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखें नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मस्ट बी ईस्ट। ओके, बस इतना सा ध्यान रख के आपका ये सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन ये था, ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन पे था, राइट। जैसे आप आरसी के क्वेश्चन कर रहे हो वैसा ही वर्बल जैसा ही क्वेश्चन था। यहां पे क्या था, स्टेटमेंट इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। अभी स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या कर सकते हो आप, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। उसने प्रोड्यूसर कहा है, एक्सपोर्टर कहां कहा है, हो सकता है ना एक्सपोर्ट करता हो, राइट। तो बिल्कुल नहीं कंक्लूड कर सकते हम। कंक्लूजन 2 में कहता है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, राइट। ये ऐसा लगता है कि जैसा ज्यादा प्रोड्यूसर है तो वो इंपोर्ट नहीं करता। क्या पता मेरा प्राइमरी कंजम्पशन जो है वो मिल्क ही हो और मैं प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करता हूं, बट उससे भी ज्यादा मेरी रिक्वायरमेंट हो। सो आई डोंट नो, तो मैं इंपोर्ट नहीं करता, ये भी नहीं दिया हुआ था। सो आई कैनॉट कंक्लूड दैट इंडिया इज नॉट इंपोर्टिंग और इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। दोनों ही कंक्लूजन गलत है। सो नीदर कंक्लूजन 1 nor 2, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये आपके डीएस के क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में। ये सारे क्वांट के क्वेश्चन है। इस बार क्वांट के क्वेश्चन आपके 38
पे पहुंच गए, राइट। क्वांट के क्वेश्चन रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं और 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पे थे। सो 53 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग, उसमें से 38 क्वांट के क्वेश्चन। तो पैटर्न पिछली बार से भी बढ़ा ही दिए उसने 1-2 क्वेश्चन, राइट, क्वांट में। तो यहाँ पे डीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एन एन वेयर एम एन एन आर नेचुरल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर होने चाहिए। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एम प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन, एम ग्रेटर देन एन। देखो जब प्रोडक्ट से ज्यादा सम होता है तो ज्यादातर आप ऐसा कह लो कि अगर +1 करो, यहां पे एक को, इनमें से एक को 1 ले लो, तो m+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, राइट। वो ट्रू हो जाएगा ना, उसमें सम प्रोडक्ट से बढ़ जाता है, क्योंकि +1 किया बट प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुई, m × 1 तो m ही रह गया। तो उस केस में हो तो जाता है m ग्रेटर देन n, बट m कितना है ये नहीं पता, राइट। यहां पे मैं mn की वैल्यूज नहीं निकाल सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड में द प्रोडक्ट ऑफ mn इज 24, ये कई तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है 1 × 24, ये हो सकता है 2 × 12, ये हो सकता है 3 × 8, ये हो सकता है 4 × 6, ऐसे हो सकता है 24। तो mn तो मैं यहां भी नहीं बता सकते, तो सेकंड इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। बट जब डेटा को कंबाइन करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, तो आपका 1 × 24 वाला केस जो इसको सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, उसमें आपको पता लग जाएगा m24 एंड n1, यानी डेटा कंबाइन करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपका आंसर होगा कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन, के डेटा क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका ये जो नेक्स्ट था, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है? पहले में कहता है साइज इतना है। अब साइज इतना जितना मर्जी हो, मुझे क्या पता स्पीड कितनी है, राइट, डाउनलोड स्पीड कितनी है, तो आई डोंट नो। सेकंड में कह रहा है ट्रांसफर रेट, अब की बार मुझे साइज नहीं पता, तो मुझे नहीं पता। बट अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो आई कैन आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे स्पीड भी पता है और साइज भी पता है, देन आई कैन आंसर, राइट। सो अगेन द आंसर इज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट नॉट आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, राइट। कोई स्टेटमेंट अलोन से आंसर नहीं आ रहा था, बट दोनों से कंबाइंड से आंसर आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीएस का है, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में है। व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, राइट। एक्स और वाई डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है और एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू क्या क्या है। सो पहला स्टेटमेंट कहती है एक्स बाई वाई इज ऑड। तो बहुत तरीके से एक्स बाई वाई ऑड हो सकता है, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे पता लगेंगी? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड में कहता है एक्स वाई इक्वल टू 12, तो वो 1 × 12 भी हो सकता है, 2 × 6 भी हो सकता है, 3 × 4 भी हो सकता है। तो आई डोंट नो द आंसर। बट अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, राइट, दोनों को कंबाइन कर देता हूं और ये कहता है कि एक्स बाई वाई ऑड है और एक्स वाई 12 है, तो 12 ऑड कैसे बनेगा? या तो 12/1 करूं, 12 × 1 12 है, 12/1 करूं तो वो तो नहीं बनता ऑड, राइट। फिर मैं 6 × 2 होता है, तो 6/2 करूं तो ये 3 आता है, ऑड आता है, राइट। तीसरा है 4/3, वो तो फ्रैक्शन आता है, ऑड नहीं आता। तो इसका मतलब एक ही पेयर है 6 और 2 का, वेयर x शुड बी 6 y शुड बी 2, तो ताकि x बाय y ऑड आ जाए। तो दोनों को मिला के आंसर आ रहा है, तो अगेन आंसर ऑप्शन वुड बी सी ऑप्शन, that is that combined together, right, combining together you can answer but alone statement cannot answer. Okay, तो next question पे आ जाते हैं। अब है a certain amount was distributed among x, y and z. Who received the least amount, right? किसको least amount मिली? तो x received 4/5 of what y and z received. देखो x को सपोज 4 मिली और y और z को मिला के 5 मिली, तो भी यू कैन नॉट से कि x के पास लीस्ट है, राइट। ये जरूरी नहीं है, वो उनमें लीस्ट हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। सेकंड में भी कहता है y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट x एंड z टुगेदर रिसीव्ड, तो उसमें भी यू कैन नॉट टेल। बट अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, तो इसमें x y z का टोटल, x से y z को 5 ले लो, x को 4, तो दोनों का टोटल 9 हो गया, मतलब तीनों का x y z का। यहां 2 और 7, यहां भी 9 बन रहा है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं x y z, x को दो 4, y को दो 2, अब y और z का टोटल 5 है, तो 3 बना दो, तो 4 2 3। अब देखो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, x 4 है तो y और z 5 है, राइट। y 2 है
तो x और z 7 है, राइट। तो ये अगर तीनों का मिल गया तो मुझे पता है y को लीस्ट अमाउंट मिल रही है, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, तो दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। फिर से सी ऑप्शन, दोनों को मिला के आंसर हो रहा है, इंडिविजुअल से आंसर नहीं हो रहा, फिर से सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट पे आ जाता हूं मैं। यहां पे था इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे थे, राइट। सबसे बड़ी बात, द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ दिस, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं की इसने। इवैल्यूएशन एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, मतलब मैं एक्सक्लूड कर दूं हाईएस्ट और लोएस्ट को तो एवरेज चेंज नहीं होती, बट फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो बात नहीं कर रहा, ना यहां बात कर रहा ना यहां बात कर रहा। मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां से लाऊं? 100 है, 200 है, 500 है, यू डोंट नो। सो योर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, राइट, योर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन by using both the statement together. number of student पे बात ही नहीं थी, कोई डेटा नहीं था कहीं पे भी, you cannot answer, right? और हमें पता है एवरेज वगैरह रेशियो पे डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट, ये नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वो तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट है देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स whose sum is also prime। ये अच्छा क्वेश्चन था, राइट। 3 प्राइम नंबर थे डिस्टिंक्ट, उनका सम भी प्राइम है। व्हाट आर दोस 3 नंबर्स? तो पहली स्टेटमेंट कहती है देयर सम इज लेस देन 23। देखो, मैं प्राइम नंबर लेना स्टार्ट करता हूं, बट अगर उनका सम प्राइम है तो मुझे ये पहले ही पता लग जाना चाहिए कि मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 2 लिया तो बाकी के 2 प्राइम ऑड होंगे और ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएंगे, तो टोटल सम इवन बन जाएगा, वो प्राइम नहीं बनेगा, जबकि सम भी प्राइम होना चाहिए, यानी कि तीनों प्राइम नंबर ऑड लेने पड़ेंगे। तो तीनों प्राइम नंबर ऑड लोगे और उनका सम लेस देन 23 हो, तो देखते हैं 3, 5, 7, बट इनका सम तो 15 बन रहा है, प्राइम नहीं बन रहा, तो ये तो ले नहीं सकते। फिर मैं लिखता हूं 3, 5, 11, 11 एंड 8, 19, ये बन रहा है, राइट। अब अगर मैं 3, 5, 11 के बाद 3, 5, 13 लेता हूं, राइट, क्योंकि 19 मेरा, उसने कहा था सम प्राइम नंबर है और सम लेस देन 23 है, 23 से छोटा प्राइम नंबर 19 ही था मैक्सिमम, इससे बड़ा तो मैं यहां बना नहीं सकता। तो अगर मैं इसमें किसी को भी बढ़ाऊंगा तो ऊपर बनेगा नहीं, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन था, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे पक्का पता लग गया कि 3, 5 और 11 वो 3 नंबर थे प्राइम नंबर, जिनका सम भी एक प्राइम नंबर बनता था लेस देन 23। तो ये यूनिक आंसर मुझे दे रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज 5, एक 5 बता दिया, बाकी तो दुनिया भर के प्राइम नंबर है, मैं कौन सा लूं? दूसरे स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं डली हुई, तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो आई डोंट नो। तो सेकंड ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट अलोन से आंसर आ रहा है, सो मेरा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ओके, तो आपका आंसर होगा राइट ए ऑप्शन। अब 68 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एल्जेब्राइक था, ये अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट। x प्लस वाई वो इंटीजर है या नहीं, राइट तो यहां अगर 2x प्लस वाई को इंटीजर देता है तो भी x और y इंटीजर है या नहीं पता नहीं। x को आप 0.5 ले सकते हो, राइट। हो सकता है आपने x को 1/3 ले लिया, y को भी 1/3 ले लिया, तो 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, वो इंटीजर बन गया, सम इंटीजर बन गया, बट x प्लस वाई इंटीजर नहीं आया, तो इससे आंसर नहीं आ सकता। सिमिलरली इससे भी आंसर नहीं आ सकता। इवन इफ यू कंबाइन दीज टू, आप ऐड करते हो तो 3x प्लस 3y आपका इंटीजर आ गया, राइट। तो भी आप x और y को 1/3 ले लो, राइट। तो भी देखो x को 1/3 ले लो, y को 1/3 ले लो, तो आपका पहले वाला भी इंटीजर बन गया, राइट। 2/3 प्लस 1/3 1 बन गया, सेकंड वाला भी वही इंटीजर बन गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उस केस में x प्लस वाई इंटीजर नहीं आया, 1/3 1/3 2/3 वो इंटीजर नहीं आया। बट अगर मैं x और y को यहां पे इंटीजर ही रख लूं, x को 1 y को 2 रख लूं, तो इंटीजर बन भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब कंबाइन करके भी यू कैन नॉट आंसर, सो द ऑप्शन विल बी क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट। ये आप मतलब जो मैथ्स नहीं समझते उनके लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बट आंसर की आप अपना चेक कर लें कि आंसर की मैं साथ साथ देता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे भी ये डीएस के फॉर्मेट में दिए थे। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR फॉर ₹50
द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 60 विच इज लीस्ट। 16 लीस्ट है। अब सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे उसने ये नहीं कहा था इंटीजर प्राइस है, राइट। तो एक अगर 16 है तो बाकी, और ये वाला लीस्ट है, Q जो है 16 है और ये वाला लीस्ट है, सबसे कम है। तो बचा हुआ 34 में अगर दो प्राइस बाकी के दोनों का P और R का सम, P और R का सम 34 है और वो दोनों वैल्यूज अगर 16 से बड़ी हैं तो मैं इंटीजर सोचता तो 17 17 सोच लेता, बट जरूरी नहीं है ना 17 17। हो सकता है P जो हो 16.5 हो, R 17.5 हो, तब भी सम 34 बन सकता है। तो ये पहले में व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P बताना था कितना है। तो कहता है द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R। वो नॉट मोर देन R है, हो सकता है इक्वल हो सकता है कम हो, राइट, P की R से कम हो। तो यहां से मुझे पता लग गया था कि P इज लेस देन इक्वल टू R, बट यहां से सेकंड स्टेटमेंट कहती है R इज नॉट मोर देन P, तो ये कह रहा है R इज लेस देन इक्वल टू P। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब मुझे पता लग जाता है कि P इक्वल टू R ही सेटिस्फाई करेगा दोनों को, यानी कि दोनों का प्राइस 17 17 हो जाएगा 34। अदरवाइज आपका आंसर इंडिविजुअल से नहीं आ सकता था, कंबाइन करने से आंसर आता था, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों को कंबाइन करके आप आंसर दे सकते हो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में था PQRS appeared in a test, then has P scored more marks than Q। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। इसमें उसने दो कंडीशन डाली हुई थी, ये हम डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, बट ये अच्छा क्वेश्चन था कि P स्कोर्ड मोर देन, उसने ये दिया हुआ था कि P प्लस Q, एक कंडीशन दी थी कि P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S, और दूसरी कंडीशन जो स्टेटमेंट 2 में दी थी, तो पहले में आंसर नहीं आ सकता आपका, आप नहीं बता सकते P और Q का कंपैरिजन। दूसरे में कंडीशन दी थी कि P प्लस S इज मोर देन Q प्लस R, P प्लस S इज ग्रेटर देन Q प्लस R। तो इनसे मैं सिर्फ इन्फ्रेंस क्या निकाल सकता था, अगर दोनों का डेटा मिला भी दूं तो इन्फ्रेंस क्या निकाल सकता था कि अगर आप देखो S को लेफ्ट पे ले आए, S को लेफ्ट पे ले आए और Q को राइट पे ले गए, तो ये लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब S ग्रेटर देन Q था, ये पक्का है, राइट। एक तो ये इन्फ्रेंस निकलता। दूसरा, अगर मैं उल्टा सोचता कि मैं P को S के पास ले गया और R को Q के पास ले आया, राइट, तो बड़ा कौन सा हो गया, P S वाला, यानी कि P इज ग्रेटर देन R, वो भी आप प्रूव कर सकते हो। बाकी आप P और Q में रिलेशन नहीं ले सकते, राइट, P और Q में रिलेशन नहीं ले सकते। उसने P और Q का कंपैरिजन पूछा था, तो आंसर आपका आएगा डेटा कैन नॉट बी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर ऑल्सो, राइट। दोनों को मिला के भी ये आप नहीं कर सकते, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखोगे तो मैं फटाफट से आंसर की आपको फटाफट कर देता हूं। क्वेश्चन था एज ऑफ ईच ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100 बट नॉट मोर देन 10 ईयर। वो डिजिट्स वाला क्वेश्चन था, एज कह के बात कर रहा था बट डिजिट्स का क्वेश्चन था, राइट। वो रिवर्स इंटरचेंजिंग द डिजिट, पहले भी क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन दे दिया उसी पे, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब उन नंबर्स में जो डिफरेंस P और Q दो नंबर है उनमें डिफरेंस बताना था। ओके, द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन एज ऑफ Q, P इज ग्रेटर देन Q बोला हुआ है, राइट। और दूसरे में सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। ये जो स्टेटमेंट 2 है ये अपने आप में सफिशिएंट हो जाती है इसको आंसर करने के लिए, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस देने के लिए, राइट, क्योंकि उसने कहा था इंटरचेंज करो डिजिट से, वो नंबर आ रहा है। सो P को अगर आप 10A प्लस B ले लेते तो Q जो आपका हो जाता वो 10B प्लस A आ जाता, उल्टा रिवर्स कर दिया। और इसने यहां पे जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला था, फर्स्ट में तो कोई आंसर आपको नहीं मिलता, बट सेकंड में सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि इनको ऐड करूंगा तो ये 11 इंटू A प्लस B आ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 9A माइनस B। ये जो रेशियो है ये 11/6 है, ये इसने दे रखा था। 11 से 11 कैंसिल, अगर मैं 6 को यहां पे सॉल्व करता हूं 3 इंटू 2 3 इंटू 3, तो यहां सॉल्व करते हैं तो 2A और यहां 3A, मतलब A इक्वल टू 2B और 3B 5B। सो A इक्वल टू 5B आ जाता है, और A और B डिजिट है तो पक्का A जो है वो 5 होगा और B 1 होगा, और कोई डिजिट इसमें सेटिस्फाई कर नहीं सकता।
आप इसको चेक कर लेना, बट ये जो है सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो वो आपका सफिशिएंट थी, तो यहां पे आ जाएगा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट बट द अदर स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एक आपका वो जो कंक्लूजन वाली लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हुए नहीं, उसने में एक मेन स्टेटमेंट दी हुई थी, प्रदीप बिकम्स आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर का मतलब होता है या तो ये उनमें से एक जरूर होगा, राइट, एक जरूर होगा। तो इसने स्टेटमेंट दी थी कि एसपी है क्या, देखो एस अगर ट्रू है तो पी हो जाएगी क्या, ये देखो एस का मतलब है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, बट उसने कहा था या तो वो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर, तो अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर पक्का है, तो पी स्टेटमेंट कह रही है प्रदीप इज अ डायरेक्टर, सो एस से पी ट्रू होती है, तो एस पी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ओके, फिर दूसरी है आर क्यू, आर है प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर है, तो आर के साथ क्यू भी करेक्ट होगी, तो हमारे पास आ जाएगा बोथ एस पी एंड आर क्यू आर करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था, राइट। बोथ स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड डिराइव हो रही थी, कंक्लूड हो रही थी, तो बिल्कुल हो रही थी, राइट, अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था कि आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, इसकी जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह इंटू रखना है, इंटू की जगह डिवाइड रखना है, और डिवाइड की जगह प्लस रखना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, फटाफट से आप सॉल्व कर लेना, -25 आंसर आ जाएगा, राइट। आसान क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन आपका सिंबल चेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 76 में ये अच्छा रादर क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि इसमें ये दे रखे हैं कि एस का मतलब है नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब हो गया कि वो लेस देन तो नहीं है, तो यहां एस का मतलब हो गया 2x, पहली स्टेटमेंट हो गई 2x, अगर वो लेस नहीं है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर लेस देन नॉट लेस देन हो तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। फिर है 3x और z में t दिखा हुआ है, t क्या है, इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू 4z है। फिर हमें रिलेशन बताना है 9yp, ओके, क्योंकि इफ दिस एंड दिस ट्रू देन दिस, वो चेक करना है, तो 9y और p है ग्रेटर देन 9v ग्रेटर देन 8z, इसको चेक करना है। तो मैं 3x की वैल्यू 4z यानी x की वैल्यू 4/3z यहां पे डाल देता हूं, तो यहां पे आप इसको इंटू 4/3z डालेंगे तो ये बन जाएगा 8z इज ग्रेटर देन, सो 8z इज ग्रेटर देन 9y, जबकि यहां कह रहा है 8z इज लेस देन 9y, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सेकंड में देखते हो ऐसे ही सॉल्व करोगे तो सेकंड भी आपकी ट्रू नहीं आ रही है, मैं यहां पे इसको सीधा बस आंसर दिखा देता हूं आपको। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप सॉल्व करते हो, ट्रू नहीं आ रही है, तो हमारा आंसर आ रहा है डी, नाइदर 1 नॉर 2। मैं फटाफट से आपको आंसर लिखवा देता हूं, ये आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले थे। ये जो थे आपके पोजीशन नंबर्स का प्रोडक्ट, ये ABCD 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये उनकी पोजीशन नंबर्स का प्रोडक्ट है। EFGH यानी कि 5, ओके, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ये आप करोगे तो 1680 आ रहा है। IJKL 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, इसको करोगे तो ये 11880, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू, ओके। नेक्स्ट में ये आसान था, राइट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आसान था। पॉट का उल्टा कर दिया TOP और उसके आगे A लगा दिया। ट्रैप का उल्टा कर दिया, राइट, PART और उसके आगे A लगा दिया, राइट। तो ऐसे ही अरीना का उल्टा कर दो, ANERA और उसके आगे A लगा दो, तो AANERA, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। आसान था ये सीरीज थी, सीरीज का क्वेश्चन भी आ गया, एक ही आया ये 3, 14, 39, 84-258, ओके। ये मैंने एक सीरीज आपको लिखवाई थी
जिसमें स्क्वायर प्लस क्यूब लिखवाए थे, मैंने उसकी निशानी बताई थी 80 और 150 उसकी निशानी है, तो वो था स्क्वायर प्लस क्यूब। ये थोड़ा सा उसके भी एक स्टेप आगे था, सेम ही था, ये था 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये हो गया आपका 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो ऐसे करके 3 स्क्वायर 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो आपका जो यहां आना था वो 5 + 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, यानी कि ये 150 होता है प्लस 5 155 आपका करेक्ट आंसर होता, बी ऑप्शन। ओके, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 80, ये तो आपका Q - S = 2S लिखा हुआ था, इसका मतलब Q = 3S। 3S में इन वैल्यूज के लिए दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो Q को S को 4 लेते और Q को 12, या S को 5 लेते Q को 15। 4 और 12 वाला बाद में फिट नहीं हो रहा था, जो सेकंड कंडीशन के लिए फिट नहीं हो रहा था। तो ये आप अगर चेक करते, इसको सेटिस्फाई करते, तो आपकी वैल्यूज जो हैं वो बन जाती, T जो है 12 आता, मतलब ये 515 के लिए आप ट्रू करते PQRST। अब मैं अगर चेक करता कि TS की वैल्यू हमने 5 ले ली, Q की वैल्यू 15, सेकंड वाला देखो TR + S + 3, तो अब हमारे पास T अगर 12 है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 12 ही है, तो R + S 9 है, तो 5 ये 4 भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो रिमेनिंग वैल्यू 10। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आती थी जो वैल्यू गिवन थी, और उसमें P + R - T 14 - 12 2, ये आपका करेक्ट आंसर था, बी ऑप्शन, राइट। तो ये आपके सारे आंसर की में हमने लिखवाई है आज। ओके, फिर कभी आराम से बहुत डिटेल सॉल्यूशन मैं हर एक के करवा दूंगा। ओके, तो बेस्ट विशेस, आई होप के सबने अच्छा किया होगा और अच्छे से क्वालिफाई सारे कर जाएंगे CSAT में। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।